नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएम ग्रिड के तहत निर्माण हो रहे स्मार्ट रोड का निरीक्षण करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण से बार बार खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम ने कहा कि यूटिलिटी डक्ट में मौजूद सभी सुविधाओं का जो भी विभाग उपयोग करेगा उसे नगर निगम को किराया देना होगा, जिससे नगर निगम को सालाना 2 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इसके बाद इसी तर्ज पर अन्य मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे शहर में सड़क विकास और सुविधा बेहतर होगी। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पर रैन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहां गोरखपुर में मुझे बरगदवा में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रेन बसेरों में की गई है। ये सभी रेन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पर रेन बसेरा बनाए गए हैं और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी जरूरत के कार्य से शहर में आया हुआ है या जिसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं का ठिकाना नहीं है रहने का, तो फुटपाथ पर, सड़क की पटरियों पर या जहां तहां लेट करके वो गुजारा न करे, बल्कि उन्हें सुरक्षित रेन बसेरों में उचित ठिकाना दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और उसी क्रम में आज यहां पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भी ये व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है और उसमें सभी रेन बसेरा संचालित होकर के सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि ऊनी वस्त्र और कंबल के लिए भी प्रदान किए गए हैं। और मेरी सभी स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों से भी अपील है कि वे भी अपने स्तर पर जरूरतमंदों को, गरीबों को इस भीषण शीतलहरी में आवश्यक ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का वितरण करें। यह बड़ा पुण्य और धर्मार्थ का कार्य है कि जिससे हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में सुरक्षित रह सके। तो वहीं खबर सामने आ रही है जहां राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर बनेगा किड जोन। एलडीए 2 एकड़ में किड जोन बनाएगा, जहां संचालन समिति की
बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, एलडीए 2 एकड़ में किड जोन बनाएगा। लखनऊ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में बच्चों के लिए किड जोन विकसित किया जाएगा। लखनऊ विकास अधिकरण एलडीए ने 2 एकड़ क्षेत्र में ये जोन बनाएगा। संचालन समिति की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बच्चों के लिए मनोरंजन और शिक्षा का समन्वय इसमें होगा। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है जहां एलडीए बच्चों के लिए बनाएगा किड जोन। एलडीए 2 एकड़ में किड जोन बनाएगा, जहां संचालन समिति की बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव जो है दिया जाएगा, जिसे लेकर अब बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अब किड जोन भी बनेगा, जहां बच्चे खेल कूद कर सकेंगे। तो वहीं अशोक लेलैंड में नए षड्यंत्र के दृश्य सामने आए। ये षड्यंत्र 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। ये षड्यंत्र में आधुनिक उत्पादन इकाइयों और अत्याधुनिक तकनीक का समावेश होगा, जो न केवल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास को भी गति देगा। उद्घाटन कार्यक्रम में उद्योग जगत और सरकारी प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। तो वहीं आपको बताते चले, अशोक लेलैंड में नए षड्यंत्र के दृश्य सामने आए हैं। ये षड्यंत्र 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित किया जाएगा, जहां षड्यंत्र में आधुनिक उत्पादन इकाइयों और अत्याधुनिक तकनीक का समावेश होगा, जो न केवल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास को भी गति देगा। उद्घाटन कार्यक्रम में उद्योग जगत और सरकारी प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। तो वहीं आपको बताते चले, अशोक लेलैंड में नए षड्यंत्र के दृश्य सामने आए। ये षड्यंत्र 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। षड्यंत्र में आधुनिक उत्पादन इकाइयों और अत्याधुनिक तकनीक का समावेश देखने को मिलेगा, जो न केवल स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास को भी गति देगा। उद्घाटन कार्यक्रम में उद्योग जगत और सरकारी प्रतिनिधियों की भी भागीदारी देखने को मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ में अशोक लेलैंड षड्यंत्र तैयार, जहां 9 जनवरी को मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। औद्योगिक विकास को दिया जाएगा बढ़ावा, इसे लेकर औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। जहां आपको बताते चले, लखनऊ में अशोक लेलैंड के नए षड्यंत्र के दृश्य सामने आए हैं। ये षड्यंत्र 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। तो वही खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल है। यह आंकड़ा पूर्व संख्या में 15.44 करोड़ से लगभग 2 करोड़ 49 लाख कम है। वहीं आपको बता दें, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वहीं सीईओ नवदीप रेवाण ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई। इसमें 12 करोड़ 55 लाख हजार और साथ ही 25 मतदाता भी इसमें शामिल है। पिछले साल 27 अक्टूबर की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार से मतदाता थे। वहीं मसौदा सूची में लगभग 2.79 करोड़ मतदाताओं की गिनती के दौरान शामिल की जा सकेगा। वहीं आपको बताते चले, आइए हम आपको साथ ही 75 जिलों के बारे में बताते हैं कि कहां कितने वोट कटे हैं। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, यूपी एसआईआर में सभी 75 जिलों में कहां कितने वोट कटे हैं। जहां एक जिले
आपको बताते चले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और साथ ही मैनपुरी, एटा, हाथरस, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और साथ ही जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर, ये कुछ इलाके जहां वोट कटे हैं। जहां औरैया, फर्रुखाबाद, ये वो जगह जहां वोट कटे हैं। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर में भी वोट कटे। महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर में भी वोट कटे, जहां चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बांदा, वाराणसी, इन जगहों पर वोट कटे। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ये वो जगह जहां आपको बताते चले एसआईआर के सभी जिलों में ये कहां और कितने वोट कटे। जहां बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया में भी वोट कटे हैं। खुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, जहां आपको बताते चले इतनी संख्या में ये वोट कटे। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम संख्याएं भी दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर में ये वोट कटे हैं एसआईआर के दौरान। हरदोही, खीरी, लखीमपुरा, गोंडा, बहराइच, ये वो जगह जहां एसआईआर में इन 75 जिलों में हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कहां वोट कटे हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, यहां भी वोट कटे। वहीं आपको बताते चले बाराबंकी, अंबेडकर नगर में भी वोट कटे हैं। सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, कासगंज, अमेठी, हापुड़, शामली, संभल, यहां भी एसआईआर के दौरान वोट कटे। तो वहीं मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने शहर में वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड्स का उद्घाटन किया। इस नए आयोजन स्थल से न केवल नागरिकों और पर्यटकों को मनोरंजन का अवसर मिलेगा, बल्कि ये शहर में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। तो वहीं आपको बताते चले पर्यटन को भी प्रयागराज में वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन, जिसके चलते पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। शहर में नए मनोरंजन स्थल की शुरुआत, जिसके चलते मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने शहर में वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड्स का उद्घाटन किया। इस नए आयोजन स्थल से न केवल नागरिकों और पर्यटकों को मनोरंजन का अवसर मिलेगा, बल्कि शहर में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन, जहां मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने ये उद्घाटन किया। शहर में नए मनोरंजन स्थल की अब शुरुआत हो रही है, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। वाटर राइड्स और स्पोर्ट्स अब शुरू, जिससे लोगों को का मनोरंजन हो सकेगा। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने शहर में वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड्स का उद्घाटन किया। इस नए आयोजन स्थल ने न केवल नागरिकों को, पर्यटकों को मनोरंजन का अवसर मिलेगा, बल्कि ये शहर में पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में रियल एसेट्स में बम्पर ग्रोथ 2025 में पूंजी निवेश 53% तक बढ़ा। वहीं पूंजी निवेश 84.526 करोड़ से 98.328 करोड़ पहुंचा। 309 नई परियोजनाएं पंजीकृत, निवेशकों का भरोसा बढ़ा। यूपी सरकार ने टाउनशिप नीति में बड़ा बदलाव किया है। वहीं न्यूनतम जमीन 25 एकड़ से घटाकर 12.5 एकड़ की गई। 308 परियोजनाओं में गैर एनसीआर क्षेत्रों में। वहीं राजधानी लखनऊ बनी रियल एसेट्स का प्रमुख केंद्र। बरेली में 15, आगरा में 14, मथुरा में 23 परियोजनाएं, अयोध्या में 5, वाराणसी में 9, प्रयागराज में 7 प्रोजेक्ट। वहीं कनेक्टिविटी, धार्मिक, पर्यटन के रियल एसेट्स को गति मिली है। वहीं आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में रियल एसेट्स सेक्टर में 2025 में शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़कर अब करोड़ों रुपए के आपको बताते पहुंच चुका है, जहां इस दौरान 309 नई परियोजनाएं पंजीकृत हुई, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।
यूपी सरकार ने टाउनशिप नीति में भी बड़ा बदलाव किया। न्यूनतम जमीन का आकार 25 एकड़ से हटाकर 12.5 एकड़ किया गया, जिससे छोटे निवेशक भी टाउनशिप परियोजना में शामिल हो सकेंगे। कुल 308 परियोजनाओं में से 196 परियोजनाएं गैर एनसीआर क्षेत्रों में हैं। राजधानी लखनऊ रियल एस्टेट्स का प्रमुख केंद्र बन गई है। अन्य प्रमुख शहरों में बरेली में 15, आगरा में 14, मथुरा में 23 और अयोध्या में 5, वाराणसी में 9 और प्रयागराज में 7 परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। तो वहीं अकबरपुर थाना परिसर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में एडीजी कानपुर जोन उपस्थित रहे और केंद्र का औपचारिक शुभारंभ किया। मिशन शक्ति केंद्र में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को 17 स्कूटी प्रदान की गई, जिसमें उन्हें आवागमन और क्षेत्र भ्रमण में सुविधा मिलेगी। अब महिला पुलिस गांव-गांव और मोहल्ले में अधिक सक्रिय रहेंगी और पीड़ित महिलाओं तक त्वरित मदद पहुंचाने में सक्षम होंगी। शासन की ये महत्वपूर्ण योजना है जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान से निर्धारित जो केंद्र है मिशन शक्ति केंद्र, आज उसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया। इस तरह के 5 मिशन शक्ति केंद्र पूरे कानपुर देहात में आज उद्घाटन किया गया है इनका। ये सभी तरह से हमारे पुलिसकर्मियों के लिए से लेस है। यहाँ पे ट्रेंड लोगों की नियुक्ति की गई है और साथ ही साथ बाहर के भी कुछ एक्सपर्ट्स को इसमें समय समय पे काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ आज थोड़ी देर में यहाँ से हम स्कूटीज़ का भी एक कार्यक्रम है, जो 16 स्कूटीज़ हैं, 17 स्कूटीज़ हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो बीट में महिला पुलिस आरक्षी हैं, वो लोग बीट में अंदर तक जाकर भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ मदद कर सकते हैं। अगर महिला संबंधी कोई अपराध है तो उसका अन्वेषण कर सकते हैं। तो वहीं महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान हरदोई पहुंची और विवेकानंद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में बांग्लादेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है और ये घटनाएं वहां की मानसिकता और स्थिति को दर्शाती हैं। बबीता सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में रह रहे भगोड़े बांग्लादेशी या उस समुदाय की किसी महिला या पुरुष को परेशान नहीं किया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत हमेशा मानवता और सहअस्तित्व की मिसाल रहा है। बांग्लादेश से आए लोग भले ही घुसपैठिए हों, लेकिन भारत ने किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया। तो वहीं मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले गैरेज संचालक शशांक पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच में पाया कि शशांक ने 10 लाख रुपए के लेन देन में विवाद में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए खुद अपनी कार पर फायरिंग की थी। शशांक ने 4 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि मनोज, संचित और मनीष ने उस पर जानलेवा हमला किया और उसकी कार पर 5 राउंड फायरिंग की। लेकिन एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की जांच में शशांक ने आरोप गलत साबित हुए और साथ ही आरोपी तीनों युवकों को क्लीन चिट दी गई, जबकि शशांक को गिरफ्तार कर 32 बोर की देशी पिस्टल बरामद भी की गई। एक वैगनार गाड़ी के ऊपर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही सीओ ब्रह्मपुरी द्वारा पुलिस बल लेकर मौके पर उनके द्वारा गया था और उच्च अधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था और घटनास्थल पर देखा गया कि वैगनार के ऊपर 5 राउंड के फायर है। इसमें जो कंप्लेनेंट है शशांक, इनके द्वारा कंप्लेन दी गई थी कि जब रास्ते से जा रहे थे और इनके ऊपर 3 लोगों ने, जो इन्होंने नामजद तहरीर दी थी, मनीष, मनोज और संचित, इन तीनों ने फायरिंग की है। इसकी जांच 10 दिन पहले ही इन्होंने सीओ ब्रह्मपुरी को दी थी। ये कंप्लेंट की थी और सीओ ब्रह्मपुरी इसकी जांच भी कर रही थी।
और अभी ये जाँच प्रचलित थी, परंतु उसके बीच में इन्होंने ये पूरी साजिश रची थी, उन पे दबाव बनाने की, पैसा अपना वापस लेने की, या तो गाड़ी मिल जाए तो पैसा मिल जाए। इस मामले में जो मुख्य अभियुक्त है जिसमें ये पूरा साजिश करता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो पिस्टल है वो भी बरामद है और फिलहाल इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जनपद में शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। ये एक सहायक अध्यापक ने फर्जी दिव्यांग को प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल की थी। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर सिधौली कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि शिक्षक ने दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए कूटरचित प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया और वर्षों तक नौकरी करता रहा। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने न केवल आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, बल्कि आरोपी से अब तक लिया गया वेतन वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो वहीं शिक्षा विभाग ने साफ कहा कि जांच में यदि और तथ्य सामने आते हैं तो कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं रविदास जयंती के दिन साधु संतों पर हमला और हत्या की आकांक्षा के चलते साधु संतों में गहरी चिंता देखी जा रही है। अघोरी गुरु कालिदास महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय साधु सुरक्षा परिषद ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि थाना सरवासा पुलिस चौकी शाहजहांपुर क्षेत्र में यमुना तट पर स्थित महाकाली धाम आश्रम के पास ही रविदास कुटिया स्थित है और आश्रम में सुरक्षा के लिए तारबंदी कराई गई है, लेकिन रविदास कुटिया खुली हुई है। कुछ दिन पहले कुटिया में रहने वाले एक साधु पर हमला हुआ और कुटिया को जला दिया गया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। ये जो शाहजहांपुर क्षेत्र में है, चौकी नजदीक है शाहजहांपुर। हमारे साधुओं के साथ आए दिन अत्याचार होता है और साथ के गांव के जो लोग हैं, शरारती लोग, जो कि नशा पत्ता दारू वगैरह पी के साधुओं के साथ मारपीट भी करते हैं। 12 तारीख 12वें महीने में एक साधु हमारे वहीं रहते, रविदास कुटिया में, रविदास मंदिर पे कुटिया है, उनकी कुटिया को आग के हवाले कर दिया था और महाराज जी को भी जानलेवा हमला किया था। उस विषय में भी हमने दरखास्त दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हमला हमारे साथ अभी हुआ था जनवरी में, जिसमें कि हम अपने विषय में भी देहात एसएसपी को मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि महाराज जी आपके साथ इंसाफ होगा, जिसमें कि हमने नामजद 12 लोगों के नाम दिए थे, जो कि हमारे साथ पूरे दल बल के साथ हमारे साथ मार पिटाई के लिए आए थे, जो कि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आगे अब इन लोगों ने हमें चेतावनी 1 फरवरी की दी है, जो कि इनकी जयंती होती है रविदास जयंती, कि उसमें इनका दल बल इकट्ठा होगा तो साधुओं को यहाँ से भगाया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।